हमें सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपना फोकस। हाँ, 20th का आंसर है बी पार्ट, 65th। क्यों? अच्छा, नींद आ रही? क्यों नींद क्यों आ रही है? इतना क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 1, इजी क्वेश्चन है ये, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, हाउ टू फाइंड द रेशियो। ठीक है, एक पॉइंट मुझे दिया हुआ है ए 2 - 2 और दूसरा दिया हुआ है बी 3 7। पॉइंट पी निकालना है, k:1 की रेशियो लेंगे, और पी हम कैसे आगे फर्दर निकालेंगे कि ये लाई करता है ऑन 2x + y - 4 = 0। ठीक है, तो k को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3k + 2/k+1, और ये आ जाएगा 7k - 2/k+1। नाउ पुट दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन। यही किया था सबने, 2 × 3k + 2/k+1 प्लस 7k - 2/k+1 -4 = 0। इसको सॉल्व करना, जब एलसीएम लोगे यहाँ पर -4 के -4 होगा। -4 के -4 होगा। समझ में आ गया? अगर ये कंफ्यूजन है, किसी का गलत हुआ है, तो सिर्फ इस कैलकुलेशन को चेक करो, इसके अलावा मुझे लगता नहीं कैलकुलेशन से गलती होनी चाहिए। डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है और ये 1 मार्क तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, इसमें कंफ्यूजन है। आंसर इज 29। मिड पॉइंट निकालना है, 3 + a/2 x की जगह पुट करेंगे, 4 + 4/2 y की जगह पुट करेंगे, और a की वैल्यू आ जाएगी एज 29। हाँ जी, करो, सॉल्व किया था ये, आ गया? ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 2, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? क्वेश्चन 3, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 मार्क कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ट्रायंगल ड्रॉ करो, उसमें इन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, सर्कल्स का क्वेश्चन है ये। राइट ट्रायंगल में एक इन सर्कल ड्रॉ किया हुआ है जो टच कर रही है तीनों साइड्स को, वही इन सर्कल हुआ। ट्रायंगल राइट एंगल एट बी है, ये राइट एंगल दिया हुआ है, और यहाँ पर मुझे पी क्यू एंड आर मैंने पॉइंट्स ले लिए, ये सेंटर ले लिया। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, इन रेडियस यही होगा। परपेंडिकुलर, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपका RBPO, ये छोटा वाला फिगर जो है क्या बनेगा? स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी साइड R, ये भी R। कंप्लीट जो हमें कंप्लीट जो ए बी दिया हुआ है वो है 8, तो AR हो जाएगा 8 - R। CP हो जाएगा 6 - R। दिस इज 6 - R, दिस इज ऑल्सो 8 - R। समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, सर्कल्स में 2 मार्क्स में, रोशन में, या फिर आपके केस स्टडी में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में मिल जाएगा। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AC की बाय पाइथागोरस आप निकाल लोगे, इट इज 10 सेंटीमीटर। 8 - R + 6 - R इज इक्वल टू 10। 14 - 2R इज इक्वल टू 10। R की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया ये? यहां तक क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके एग्जाम्पलर से है, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि साइड्स में 3DE की रेशियो आ गई, एक साइड दूसरे ट्रायंगल की साइड का 3 टाइम्स है, तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सिमिलर है। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती? 1 is 1.1, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। एंड इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। नो, ऑल कॉन्ग्रुएंट आर सिमिलर और सिमिलर आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ गया? आपको जो टेस्ट पेपर मैंने प्रिंट आउट करके दिए वो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है। समझ में आ गया इतना? राइट। एंड probability of winning a game is 0.995 and probability of losing the game 0.005। ये सिर्फ कैलकुलेशंस का ही प्ले था, क्योंकि गलती क्या होती है यहाँ पर आप 0.5 भी मार्क कर देते हैं या 0.05 भी मार्क कर देते हैं हम। क्लियर हो गया इतना?
यहाँ तक किसी के कोई कंफ्यूजन की मार्क्स ठीक नहीं मिले या कुछ भी गलती हुई है, ऐसा कुछ है? फर्स्ट पेज डन। क्वेश्चन नंबर 2, मोड क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो अकर कर रहा है नंबर, और इन फ्रीक्वेंसीज में हमारे पास सबसे पहले मोड, इन ऑब्जर्वेशंस में मोड क्या होगा? नंबर 30। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 9, सिग्मा एफ आई दिया हुआ है 17। अकुल सॉल्व करो इसको। सिग्मा एफ आई एक्स आई दिया हुआ है 4p+63, मीन दिया हुआ है 7, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सेज। तो मीन क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। एक्स बार क्या है? 7, एक्स आई एफ आई सिग्मा 4p+63, सिग्मा एफ आई क्या होगा? 17। यही फॉर्मूला लगाया था। p की वैल्यू क्या है? 14। यहाँ पर दो ओनली कंफ्यूजन 10th में होती है, जो 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिखते हो 9 + p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। p स्क्वायर जहां 16 आया, p की वैल्यू को +- 4 लिखना है। ये सॉल्व हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एंड y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 11 ना 9th में बहुत बार किया होगा और 10th में क्वेश्चन पक्का आएगा, क्योंकि ये चीज जो है हर बार गलत करते हो। कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ की हमने, पॉइंट दिया हुआ है -3 4, कुछ यहाँ पर होगा पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या है? एक्स से कितनी दूर है ये पॉइंट? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या लिखोगे? 4 यूनिट्स लिखो इस चीज को। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज द वाई कोऑर्डिनेट, और डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना है इसका? 3 यूनिट्स। वाई एक्सिस इज दिस यूनिट, दिस डिस्टेंस। ये 3 है और ये 4 है। बाय एक्सिस मींस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस मींस वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम है। तुम इस पॉइंट पर खड़े होकर एक्स को देख रहे हो, तो कितनी दूर होगा तुमसे? 4 यूनिट नीचे आओगे तब एक्स में पहुंचोगे। यहाँ खड़े होकर वाई को देख रहे हो, तो 3 यूनिट चलोगे सीधा, तब जाकर पहुंचोगे। समझ में आ गया? तो सम ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 + 4 7। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे निकालते हैं रोम्बस में? आपको डायगोनल दिए हुए हैं, कैसे यूज करते हैं इसको बताओ हर्षित। रोम्बस में डायगोनल दिया, याद क्यों नहीं? तो लिखो फिर इसको, सॉल्व करो। अगर याद नहीं रोम्बस तो बना लो। हाँ जी, तन्मय कैसे किया तुमने क्वेश्चन? नहीं किया। ABCD इज अ रोम्बस, इसके डायगोनल से रोम्बस होता क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस मींस ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स, सारे एंगल्स इक्वल होते हैं कि नहीं रोम्बस के? नहीं होते, वो स्क्वायर बन जाएगा। ओनली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और डायगोनल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90। तो अगर एक डायगोनल 10 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दूसरा 24 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 एंड 12। राइट एंगल ट्रायंगल के साथ साइड निकालोगे 13, तो चारों साइड्स क्या है? 13, और पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 52। समझ में आ गया? ये चीज लिख लो। रोम्बस, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री।
Rhombus में we have all sides equal, diagonals bisect at 90 degree. So the perimeter will be 52. ये क्लास 8 का क्वेश्चन है. सीरियसली यू अंडरस्टैंड इट. आपके 8 क्लास में, क्योंकि वो ऑनलाइन लगाई हुई है, इसलिए याद ही नहीं होगा. है भी चैप्टर 3. शुरू में तो ऐसी ऑनलाइन हमने छोड़ दी थी. राइट. मेक श्योर आपका बोर्ड जो है वो मिस नहीं करेगा इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 13 कितनों को नहीं आता? सरफेस एरिया दिया हुआ है इन द रेशियो 49:25. अगर सरफेस एरिया की रेशियो दी हुई है दो स्फीयर्स की. हाँ जी अर्जुन बताओ. इसके साथ आई कैन फाइंड द रेशियो ऑफ रेडियस की. रेशियो क्या होगी? 7:5 स्क्वायर रूट होगा इसका. क्लियर है सबको ये? आप इसमें पुट करोगे 4πr1 स्क्वायर अपॉन 4πr2 स्क्वायर इज इक्वल टू 49/25. 4π कैंसिल हो गया. r1:r2 की रेशियो आ गई 7:5. देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स. तो 4/3πr1 का होल क्यूब. तो क्यूब ही करना है इसको. क्या हो जाएगा? 343:125. ये तो इजी है. ऐसा एक क्वेश्चन ना, चाहे वो स्फीयर का हो, चाहे वो कोन और सिलेंडर को कंपेयर में दिया हो, या फिर एक कोन को रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को हाफ कर दिया. समझ में आ गया? नाउ फाइंड द रेशियो हाउ मच ऑफ द न्यू वॉल्यूम टू द रेशियो ऑफ ओल्ड टू न्यू. वॉल्यूम्स के रेशियो निकालो, सरफेस एरिया की रेशियो निकालो. कुछ भी एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है. क्वेश्चन 14 इजी था. फैक्टर्स क्या बनते हैं? -3 + 2x -6. समझ में आ गया? क्लियर है ना? ये तो इजी था सबको. क्वेश्चन नंबर 15. हाँ जी. क्वाड्रेटिक होगी ये. यहाँ पर नीचे x दिया हुआ है. जब इसका एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 6x³ - 6x² + 4/x = 0. क्या क्वाड्रेटिक बनी? नो, इट इज अ क्यूबिक इक्वेशन. ये डिग्री 3 है, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है. मैं हाँ बता. टाइम वेस्ट है. हाँ हाँ मार्क्स तो मिलेंगे, बस टाइम वेस्ट है. ठीक है. अब देखो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू दी है 4/5. सो 5 इज योर हाइपोटेन्यूज, 4 इज द ऑपोजिट साइड. तो जो एडजेसेंट साइड है वो हो जाएगी 3. सीकेंड क्या होता है? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट. 5/3 हो गया. और tan क्या होगा? ऑपोजिट बाय एडजेसेंट 4/3. ये भी इजी था. यहाँ पर तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. क्वेश्चन 16 में. क्वेश्चन 17 में कहता है पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स. 2 का डिस्टेंस हो 2 यूनिट्स का फ्रॉम पॉइंट 7 - 4. तो आप क्या करोगे? x - 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर. ये इक्वेशन लगाइए, है ना? लगाइए कि नहीं? x² + 49 - 14x + 16 = 4. यही किया फिर. तो जब इसको सॉल्व करते हो x² - 14x + 61 आता है ना? और इसके फैक्टर्स निकालते हैं तो d जो है वो आता है नेगेटिव. तो हम कहेंगे नो रियल रूट्स. तो हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर? नो सच पॉइंट इज देयर. 65 आएगा. -4 भी तो है ना बच्चे. ये 65 भी आ जाए तब भी आपके नो रियल रूट्स ही होंगे बच्चे, क्योंकि इसका स्क्वायर b² - 4ac. 4ac ये बड़ा हो रहा है. 196 होता है. और 4 करोगे तो इसको 24 तो आ ही जाएगा ना. 65 भी आएगा तब भी. वैसे 65 नहीं आएगा क्योंकि -4 भी होगा यहाँ पर. समझ में आ गया? तो नो सच पॉइंट एग्जिस्ट. क्लियर है इतना? 17 तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? सॉल्व हुआ? कुछ नहीं समझ में आया? यहाँ पर तो बड़े अच्छे कहते हो कि हाँ ये सॉल्व हो गया. पेपर में क्यों नहीं मार्क्स आए फिर? नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18.
seventh term of an AP exceeds the 10th term by 3. हाँ जी, बनाओ इसकी इक्वेशन। हो गई थी सॉल्व? सेवेंथ टर्म exceeds the 10th term by 3, यही बनाया था। आंसर क्या है इसका? -1, सी पार्ट। वैल्यू ऑफ सी, ये आपके ना एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, बहुत बार करवा चुकी हूँ। c/6 infinitely many solutions is equal to -1 by -2 is equal to 2/3। क्या आंसर होगा? सी की क्या वैल्यू आएगी? 0। नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, सी इज नॉट पॉसिबल। सी की कोई भी वैल्यू रख दो, इस पूरे सिस्टम के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि ये 2/3 और ये 1/2 है। ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैरेलल लाइंस बन सकती है, लेकिन इनफाइनाइटली नहीं बनेंगी। समझ में आ गया? तो नो वैल्यू ऑफ सी इज पॉसिबल, नो सच वैल्यू एग्जिस्ट, so that the given system becomes the given system gives infinitely many solutions। समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 20th। एपी में अब तो नहीं मुश्किल आती, अपार्ट फ्रॉम योर स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स या कुछ ऐसा कुछ। एपी में किसी को कोई कंफ्यूजन होती है? कैलकुलेशंस को छोड़ दो, फॉर्मूलाज हमें याद हो, हमें टर्म्स के बारे में पूछा जाए, इक्वेशन बन जाती है। विच टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म? तो an इज इक्वल टू a54 प्लस, लिख लो इस चीज को, अगर सॉल्व नहीं हुआ है ये। हो गया था? क्यों? जब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि बच्चे इक्वेशन बन जाती है, तो सारे कहते हैं हाँ, और मैंने जवाब नहीं दिया। ए कैंसिल हो गया, एन मुझे निकालना है, कॉमन डिफरेंस इज 12। ये बुक का ही क्वेश्चन है, आपका पता है, एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन। क्वेश्चन 21 हो गया सॉल्व भी। अब आपकी वैल्यू आ जाएगी 65। ठीक है। 21st देखो, रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 by √π centimeter, find area of the circle। Answer will be 49 square centimeter। Area of circle is numerically equal to the circumference, find the diameter का हुआ है बस इसमें। Area of the circle क्या होता है? Equal to circumference 2πr। पाई कैंसिल हो गया, r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो डायमीटर निकालना है तो 4 यूनिट्स। क्लियर है इतना? देन क्वेश्चन नंबर 23। sin raised to power 4 theta minus cos raised to power 4 theta by sin square theta minus cos square theta। क्या करना है? फर्स्ट टर्म को, ऊपर वाली टर्म को, sin raised to power 4 minus cos raised to power 4। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अकुल हो गया था क्वेश्चन ये। करो सॉल्व। क्या पेंटिंग करो वहां पर? कहाँ पर? मतलब स्क्वायर रूट दिया हुआ है। डायामीटर, अच्छा ट्वाइस दिया हुआ है, हाँ तो 8 आएगा। ठीक है, मैंने ट्वाइस नहीं रीड किया। 22nd का आंसर विल बी सी पार्ट। बिल्कुल ठीक है, 22nd का आंसर इज सी पार्ट। किसी का अगर सही है तो प्लीज अपना स्कोर बढ़ा लेना। ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो द आंसर इज 1। 385 और 1001 का एचसीएफ निकालना है। 1001 होता है 7 इंटू 11 इंटू 13, और 385 होता है 5 इंटू 7 इंटू 11। 22 का सी पार्ट। 77।
समझ में आ गया ये? देन द एरिया ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर, नाउ दिस वन इज इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो। एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करो और स्क्वायर इंस्क्राइब करो उसमें। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको ये पूरा सिखाया हुआ और ऐसा एक पेपर में आ जाएगा क्वेश्चन, सर्कल है और उसमें मुझे स्क्वायर को इंस्क्राइब किया हुआ है। लार्जेस्ट पॉसिबल तभी होगा जब ये सभी इसके स्क्वायर के वर्टिसेस विल लाई ऑन द सर्कल, वरना स्क्वायर तो ये भी बन सकता है। लार्जेस्ट पॉसिबल तभी होगा व्हेन ऑल द वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कल। तो अब इस सर्कल और इस स्क्वायर में क्या रिलेशन होता है? ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है? ये एंगल कितना होगा? 90 होगा ना ये, राइट? अब इसके बाद, अब स्क्वायर की रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है? यूनिट रेडियस का हुआ है, यूनिट रेडियस का मतलब 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट। यूनिट जो लिखा हुआ है ना ये, इसका मतलब 1 होता है। समझ में आ गया? तो इसका मतलब मुझे सर्कल का कोई सेंटर गिवन है, ये एंगल है 90, तो जब मैं AC को ज्वाइन करूंगी इट शुड पास थ्रू द सेंटर। जब भी सर्कल के अंदर स्क्वायर को बनाया है तो सर्कल का डायामीटर, ठीक है, लिखो सर्कल का डायामीटर, डायामीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू डायामीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर। diameter of the circle is equal to diagonal of square। diameter इस केस में है 2, डायगोनल क्या होगा? अगर साइड x लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। समझ में आ गया? तो 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? 2, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, तो आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ गया? उसके बाद एरिया निकल तो गया। अब तुम साइड निकालो, फिर उसके बाद स्क्वायर करो। तुम्हें पता है साइड x है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज मार्क कर लो। ये सेम टू सेम भी ऐसे आ सकता है, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन देने वाला क्वेश्चन है, पर हाँ दिमाग लगाओगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। और नाउ एज अपोज, ये तो सर्कल के अंदर स्क्वायर बना था, अगर स्क्वायर के अंदर सर्कल हो तो क्या होता है? स्क्वायर के अंदर सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, तो इस केस में लिख लो a circle is inscribed in a square, so diameter of circle is equal to side of square। प्लीज ध्यान रखना इस चीज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, आपको साथ में ऐसे सर्कल दे दिया कि एक अंदर स्क्राइब किया हुआ है, एक बाहर रखा हुआ है, अब दोनों ना स्क्वायर्स के एरियाज को कंपेयर कर दो। समझ में आ गया? या एक स्क्वायर में एक सर्कल बाहर है, एक सर्कल अंदर है, अब दोनों के सर्कल्स के एरियाज को कंपेयर कर दो। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। n की जगह n+1 पुट करना था, 6n + 11। 27 में 105/2, x की वैल्यू को 5/2 पुट करो एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ m एज -15/2। बेटा n की जगह n+1 पुट करना है, तो वो 6n + 6 होगा। 6n + 6 + 5, 6n + 11। या फिर आप टर्म निकाल सकते हो कि T1 निकाला, T2 निकाला, पर सबसे इजी यही रहेगा, बाकी टाइम इधर उधर घूमते रहोगे। क्वेश्चन नंबर 27 डन। 28, 10 स्क्वायर, 8 स्क्वायर और 6 स्क्वायर।
28 हो गया बच्चा सबका? ये तो क्लास में बहुत बार करवाया हुआ है। कंफ्यूजन है किसी को? 28 में एज ऑफ द न्यू क्यूब 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट ही करना है हमें। 29 विच टर्म ऑफ द एपी इज 420? ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसके टर्म्स देखो ना, आपको टेबल दिख रहा है 21, 42, 63, 84, तो 21 इंटू 20 इज 420th, 20th टर्म। समझ में आ गया? ओरली होने वाला क्वेश्चन है और कभी ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है। 30th का आंसर, what is the angle of elevation of the top of 15-meter high tower at a point 15 meters away? 15 meters high tower and 15 meters away from this point, the base of the tower. अब ये भी 15 है, ये भी 15 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में बड़े आराम से आ सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा माइनस अल्फा बीटा। क्या करेंगे इस केस में? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, तो बीटा प्लस अल्फा बाय अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, यही करना ना? ये फैक्टराइज नहीं हुआ हमसे, है ना? तो उसके बाद क्या करेंगे? छोड़ देंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अल्फा बीटा फैक्टराइज हो जाता है। अब अगर ये नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए? सम ऑफ जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है? -4। सो 1 अपॉन -4 माइनस ऑफ -4। क्लियर हो गया इतना? आंसर विल बी 15/4। वही आंसर था। राइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू फॉर्म में होगा ही आपके पास। क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट 32 सिर्फ आइडेंटिटी है और ये एमसीक्यू में दिया इसीलिए था कि कहीं कुछ याद रह जाए। a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा और b कहा हुआ है सीकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। आइडेंटिटी क्या होती है सीकेंड और टैन में? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या ये सीकेंड माइनस थीटा सीकेंड प्लस थीटा में ब्रेक हो जाएगा? तो a इंटू बी इज इक्वल टू 1। दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। या तो a 1/b हो या b 1/a। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन था जो आप मार्क कर सकते थे। ठीक है। सीकेंड और टैन में आइडेंटिटी चेक करना और इस चीज को याद रख लो। सीकेंट और टैन की आइडेंटिटी को याद करो। जाना चाहिए तुम्हें जल्दी, कहाँ जाना है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा, आंसर किसके इक्वल होगा? 1। सो इफ यू विल लुक एट द टू factors, they are reciprocal of each other। समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, आइडेंटिटी से जो याद रख सकते हो। क्योंकि ना कभी कभी दिया होता है कि सीकेंट थीटा माइनस टैन इज 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीकेंट प्लस टैन? समझ में आ गया? तो उस चीज में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर एक 4 है तो दूसरा 1/4 होगा। दे आर रेसिप्रोकल्स एंड सेम गोज फॉर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कोसेकेंट माइनस कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट प्लस कॉट। हाँ जी, क्यों नहीं लिख रहे हो तुम्हें?
समझ में आ गया इतना सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया हो? डन। क्वेश्चन 33 लिखना है किसी को? लिख लो ये। क्वेश्चन नंबर 33, सॉल्व करो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये ऐसा एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिखना ही चाहिए। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 2 अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7/28। For infinitely many solutions, अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 8। 1/अल्फा इज इक्वल टू 1/4 और 3/अल्फा प्लस बीटा इज 1/4। बस इसमें एक चीज याद रख लिया करो, आप ना इसमें जब आपने अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू 8 पुट की ना, तो इसमें क्रॉस चेक कर लिया करो एक बार। समझ में आ गया? जस्ट एक बार क्रॉस चेक कर लिया टू गेट द राइट आंसर कि हाँ आंसर सही निकाला है। समझ में आ गया इतना? किसी को कंफ्यूजन नहीं आता? 34th क्वेश्चन। LM इज पैरेलल टू QR। PL और LQ की रेशियो आपको दी हुई है 3:5 और PR दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ PM। कौन सी थ्योरम लगा रही हूँ यहाँ पर? बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। PL बाय LQ इज इक्वल टू PM बाय MR और वो रेशियो क्या होगी? 3/5। तो अब हमें क्या करना है? डिवाइड 5.6 इन द रेशियो 3:5। तो ये आ जाएगा 5.6 इंटू 3/8 इज द वैल्यू ऑफ PM। PM की वैल्यू आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया सबको ये? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? कल फिर टेस्ट होगा आपका इसी का? नहीं, 2 मार्क्स क्वेश्चन का कल टेस्ट होगा। हो जाएगा कंप्लीट, जितने डालूंगी उतने कंप्लीट होने वाले होंगे। 34 अब मुझे 35। हाँ, 2.1 है। 6 to 7। आज बच्चे एब्सेंट क्यों है इतने? कल जल्दी कर लें, सुबह 11 बजे। कल सैटरडे वो है ना, रिपब्लिक डे है। छुट्टी है क्यों? अच्छा, नहीं यहाँ छुट्टी नहीं होगी। सुबह सुबह किसी ने मार्च नहीं देखी, परेड वगैरह कोई देखता नहीं है? हाँ देखते हैं तो फिर भी क्लास। नहीं, छुट्टी नहीं है बच्चे, छुट्टियां बहुत कर ली। कोई बात नहीं बच्चे, पेट्रियोटिज्म, यू डू समथिंग फॉर योर कंट्री एंड राइट नाउ योर ट्राइंग द utmost ड्यूटी टू योर कंट्री इज टू। बच्चे सोशल वर्क के लिए पूरा दिन पड़ा है। वो 1 घंटे में तुमने कोई एक्स्ट्रा सोशल वर्क नहीं करके आना है ना? 34 35 पेज डालना है ना मुझे? हाँ जी, क्या हो गया? झंडा लहराने जाना है? कोई बात नहीं बच्चे, क्लास के बाद जाना।
टाइमिंग्स या तो 6 to 7 रखो या जल्दी आना तो वो बता दो। या 3 to 4:30 कर लो। क्यों? साइंस क्लास तो है नहीं आपकी, है ना कल? हाँ, 3 to 4:30 रख लो, 3 o'clock रख लो क्लास। रक्षा क्या प्रॉब्लम है? 11 o'clock, 12 o'clock सबको दिक्कत है? 11 छोड़ो। हाँ, सुबह ही कह रही हूँ, 12 o'clock ठीक है। 35th question, find the least positive integer which is divisible by first 5 natural numbers. 60, sum of system of equations inconsistent, which of the following cannot be the value of p minus 12. ये क्लियर है सबको? यहाँ तक कंफ्यूजन है किसी को? 37 में आपने d की वैल्यू निकालनी थी, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में d इज नेगेटिव, बाकी सभी में देखो। अब चेक करने का तरीका क्या है? बात है b² माइनस 4ac की। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। जहां पर c नेगेटिव है ना, जहां पर भी c नेगेटिव है, b² तो पॉजिटिव होना ही है। आपका c भी नेगेटिव हो गया तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। अब चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे ना हो। क्लियर हो गया? तो जिस भी टर्म में c अकेली c नेगेटिव होती है ना, a को छोड़ दो, a को नहीं हम कुछ कह रहे हैं, b और c में अगर c नेगेटिव है तो इसका मतलब आपका b² माइनस 4ac पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। वो चाहे परफेक्ट स्क्वायर हो चाहे परफेक्ट स्क्वायर ना हो, रूट्स एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन इसमें b नेगेटिव है तो उस केस में b को बड़ा होना चाहिए 4ac से। अगर इस बात को समझ रहे हो तो वेल एंड गुड, वरना सॉल्व करके चेक करोगे ए पार्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है? इफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैंने इसमें सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट देखा। बाकी दो में मुझे पता था कि यहाँ पर भी डी नेगेटिव प्लस होगा और यहाँ पर भी डी प्लस होगा, और ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 38, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए माइनस 2 अपॉन के इक्वल टू प्रोडक्ट 3k बाय के। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/3। ये भी बहुत बार करवाया हुआ क्वेश्चन। 39, 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। क्या करना है इसमें हमें? अभी एपी नहीं दी हुई, कोई भी सीक्वेंस है, एन दिया हुआ है और एन की जगह क्या पुट करना है? 18। समझ में आ गया बच्चे सबको? राइट? राइट नाउ मुद्दा ये नहीं है मैम पेपर में ये आएगा कि नहीं आएगा, मुद्दा ये है कि अगर पेपर में आएगा तो क्या मुझे समझ में आता है इसको सॉल्व कैसे करना है। राइट? क्वेश्चन नंबर 40, अब ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। बी ऑप्शन, डी 1/4, 1/4 का 4। क्वेश्चन नंबर, कोसेकेंट माइनस कॉट है, कोसेकेंट प्लस कॉट का है तो प्लस होगा 4। हाँ 39 का भी है, मैंने करवाया नहीं अभी। सीकेंट स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1, द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। वही चीज यहाँ आती है। 41st में किसी को कंफ्यूजन है? साइन 2 थीटा इज 3/2 रूट 3/2 विच इज इक्वल टू साइन रूट 3/2 किसमें आता है? 60। तो 2 थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 60। थीटा किसके इक्वल है? 30। क्लियर हो गया? और डिटरमिन के फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का क्या रिलेशन होता है बताओ? हाँ जी अर्जुन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। हाँ इक्वल करके बताओ मुझे आंसर क्या होगा। मैंने लिख दिया। वैल्यू 3 6/5। समझ में आ गया इतना? इस पेपर को दोबारा जाके सॉल्व करना, और कल आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। क्लास टेस्ट भी ले सकती हूँ, क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं। 44th क्वेश्चन जो 43rd है, इसमें बीपीटी लगानी थी। इन ट्रायंगल PQR AB is parallel to QR, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम PB अपॉन BQ इज इक्वल टू PA अपॉन AR। और ऐसे ही ट्रायंगल लिया है PSR,
जिसमें है AC पैरेलल टू SR या RS, तो वहां से आ जाएगा PA अपॉन AR इज इक्वल टू PC अपॉन CS। तो आपकी ये दो टर्म्स इक्वल हो गई, राइट। तो इसको अब अप्रोक्सीमेटली, जैसे इसने BQ को ऊपर लिखा हुआ है तो आप इसको BQ को ऊपर करके लिख दोगे। जिस फॉर्मेट में हमें आंसर कहा गया है ना, आप उसी में लिख कर आओगे। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 44, ये इंपॉर्टेंट है। 44th क्वेश्चन, ध्यान रख लो प्रॉपरली इसको। इसने कहा है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स A एंड B। अरिथमेटिक मीन क्या होता है दो नंबर्स का? अरिथमेटिक मीन क्या होता है ऑफ टू नंबर्स? अगर दो नंबर दिए हैं, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालोगे? A प्लस बी डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 8। और AB की वैल्यू क्या दी हुई है? 9। अच्छा, अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 16, और AB कितना आ जाएगा? 9। उसने कहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर A एंड B। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसकी रूट्स क्या है? A एंड B। कैसे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9, और अगर ये हमारा ऑप्शंस में आया तो यहाँ पर k लगा देना। k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। k इज नॉन जीरो रियल नंबर। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 45 में ना दिया हुआ है कि एक पॉइंट दिया हुआ है हमें सर्कल पर। A circle is given whose center is at the origin. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। और सर्कल पर एक पॉइंट दिया हुआ है 5 0। अगर सर्कल पर पॉइंट दिया हुआ है तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 5। अब कहता है चेक करो कि एक पॉइंट है 6 8, ये सर्कल पर कहाँ लाई करता है? ऑन द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल? आउटसाइड। तो इसके लिए हम क्या चेक करते हैं? डिस्टेंस, ये OQ था ना, OQ पॉइंट था, तो OQ और रेडियस को कंपेयर करते हैं। OQ in this case is more than radius, the point lies in the exterior। यहां तक जाते हैं, ठीक है ना, तो रेडियस के इक्वल होता है। अगर रेडियस से बड़ा है इसका मतलब पॉइंट सर्कल के बाहर है। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 46, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आता है सबको ये? नहीं। √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। क्या करेंगे इसमें? √3 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन बाय कॉस कर लो, और ये आ जाएगा 1/√3। एंड व्हाट इज 1/√3? tan थीटा यहाँ पर हो गया, और 1/√3 का मतलब है tan होता है 1/√3 30 पर। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। 47, फाइंड द 14th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हो गया था बच्चे? 46 हो गया। 47th में कहा है फाइंड द 14th टर्म फ्रॉम द लास्ट। कैसे निकालते हैं इसको? डिफरेंस 3 है, -3। फिर से सोच, 3 लेंगे पक्का? -3 होगा, बढ़ रही है। हाँ, तो +3 करेंगे तभी -8 आएगा। कॉमन डिफरेंस इज +3। जब हमने उसको रिवर्स किया तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -3 का। तो A49 कॉमन डिफरेंस -3। यू नीड टू फाइंड 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, 14th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस फ्रॉम रिवर्स। A14 निकालना है। समझ में आ गया? आंसर विल बी 10। विच टर्म ऑफ द AP इज 0? मेरी बुक का ही क्वेश्चन है। 21 18 15, 21 18 15 सो ऑन, इसकी कौन सी टर्म 0 के इक्वल है? तो फर्स्ट टर्म क्या है? 21। कॉमन डिफरेंस क्या है?
-3 a plus n minus 1 d should be equal to 0। 21 करो सॉल्व इसको, क्या देख रहे हो? ठीक है, गलत कर दिया इसको। किसने चेक किया था पेपर में ये? इसको समझ नहीं आया होगा क्या? नहीं समझ में आया था क्या? चलो पेपर में करेक्शन बहुत अच्छी बात है, खुशी मिलती है एक्स्ट्रा, है ना? एक गलत क्वेश्चन सही हो जाए। चलो 49 फटाफट से कर लो, एक्सर्शन रीजनिंग कर करवाऊंगी। 49 और 50th कर लेते हैं आज, ठीक है? 50th तो इजी था, 50th इंपॉर्टेंट भी है ये। एक्सर्शन रीजनिंग कल करवा दूंगी, ठीक है? तो आज ही करवा दो। फाइंड एक्स फॉर विच डीई, ये आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। क्या यूज करते हैं इसमें? बाय बाय कन्वर्स की बेसिक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पैरेलल दिया हुआ है। फाइंड एक्स की फॉर विच डीई विल बी पैरेलल टू एबी। तो इसको पैरेलल करने के लिए मुझे क्या करना है? x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 3x प्लस 4, सॉरी x अपॉन 3x प्लस 4। प्रोपोर्शनेटली लिखना x अपॉन 3x प्लस 4। मैंने x प्लस 3 लिखा है, 3x प्लस 19 लिखा है, यहाँ पर x और 3x प्लस 4। बहुत स्ट्रेट अवे आंसर है, ठीक है? साइन रेस टू पावर 4 थीटा माइनस कॉस रेस टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू के रेस टू पावर 4। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? के रेस टू पावर 4। समझ में आ गया कैसे? ए रेस टू पावर 4 माइनस बी रेस टू पावर 4, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1 आ गया इनटू, और इसकी वैल्यू भी आ जाएगी इक्वल टू के रेस टू पावर 4। समझ में आ गया इतना? चलो, assertion reasoning